सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? वेरी गुड। बढ़िया ही होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, फिट एंड फाइन होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, तो गाइज पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का पैटर्न कि कैसे हम लोग उसमें सम करते हैं। तो सम के पैटर्न को मैंने आपको उसमें समझाया था गाइज। आई होप सो आप वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जो है लिंक फ्लैश हो रहा होगा, तो आप वहाँ पे लिंक जो है क्लिक करेंगे तो उस पे से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा इजी वे में समझ में आ सके। ओके, तो गाइज आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही, जो लास्ट कभी ना कभी पूछा गया है, किसी ना किसी ईयर में पूछा गया है, बोर्ड्स में पूछा गया है। तो ऐसे एपी के क्वेश्चंस को हम लोग आज अराइज करके लाए हैं, कलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग जल्दी से उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हमारा सॉल्विंग पैटर्न होना चाहिए, कि हम लोग किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग यही आज सीखने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है क्वेश्चन डिस्कशन। आप भी अभी का ये जो सीरीज होने जा रहा है, ये क्वेश्चन डिस्कशन होने जा रहा है। हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अलग अलग तरह के टाइप्स के क्वेश्चन है इसमें। कुछ 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ 3 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन हैं, और उनको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करने का क्राइटेरिया होता है, कैसे सॉल्व करने का स्टेप्स होता है। और ऑफ कोर्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैंने बताया था, जो हमारा पार्ट 1 था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें मैंने बताया था nth टर्म के बारे में कि nth टर्म का कैसे कैलकुलेशंस होता है। फिर आया हमारा पार्ट 2, तो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था सम टू द nth टर्म, सम के बारे में बताया था गाइज। और आज जो है हमारा है ये पार्ट 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पे, जो कि ये रहा गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये 2011 में पूछा हुआ है ना, सेट डी था, जिसमें पूछा हुआ है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज दिस। ये कोई एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, एक कोई एपी दिया हुआ है 4, 9, 14, 19 ऐसे करके, और कह रहा है कि इस एपी का, इस प्रोग्रेशन का 109 कौन सा टर्म होगा। तो हम मान लिए गाइस कि लेट nth टर्म जो होगा वो होगा 109, हम ऐसा मान लिए। तो मान लिए भाई, तो nth टर्म का फार्मूला भी हम जानते हैं कि nth टर्म का फार्मूला तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, हम ये भी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वेट कर देंगे सिंपली, यानी 109 इज इक्वल टू हम लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख लेंगे। अब इसमें a का वैल्यू भी डाल देंगे हम लोग। तो a का वैल्यू हमारा AP में से देख लीजिए क्या है, 4 है, प्लस n माइनस 1, तो n तो आपको निकालना ही है क्योंकि nth टर्म आपने सपोज किया था, निकालना है। डिफरेंस देखिए कितने का है, 4 एंड 5 9, 9 एंड 5 14, 14 एंड 5 19, यानी 5 का डिफरेंसेज है। तो आप यहाँ पे लिख दो 5। अब गाइज 4 यहाँ पे प्लस में है, कैरी करके इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 105, क्योंकि 109 है, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 105 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 को कैरी करके नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 105 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको गाइज सॉल्व आउट करोगे तो 21 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो गया 21 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n का वैल्यू आप बोल सकते हो 22, क्योंकि 1 को अगर आप इधर ले जाओगे कैरी करके, है ना, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, 21 प्लस 1 यानी कि 22 आंसर आ जाएगा। तो गाइज इससे हमें आंसर मिल गया कि कौन सा टर्म उसका 109 है, 22nd टर्म जो है उसका वो 109 है।
तो ऐसे बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड में भी जबकि पूछा हुआ है फिर भी देखिए ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चंस है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना चाहिए होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं रखा माइंड में गाइज तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको इसको पूरा जानने का, इसको आपको पूरा बनाने का, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इसका पहला नेगेटिव टर्म बन जाए। अब गाइस देखिए ये जो भी एपी यहाँ पे है, इस एपी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे ऐसे दिख रहा है। 192 है, फिर 183 है, फिर यहाँ पे 170, ओ सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 170 समथिंग होगा यहाँ पे जो कि मिसिंग है। तो 192 था, देखिए सबसे पहले 92 से 183, मतलब यहाँ जो डिफरेंस हुआ वो कितने का हुआ, 9 का। तो यहाँ पे भी 9 का डिफरेंस रहा होगा गाइज। कितने का डिफरेंस रहा होगा, 9 का। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 174। इसके पहले भी इधर क्या रहा होगा, इधर रहा होगा 201 और उसके बाद 192, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा होगा। क्वेश्चन टाइप करने में कुछ छूट गया है शायद, है ना। तो देखिए ये 9 के डिफरेंसेस पे डिक्रीज होते जा रहा है। तो डिक्रीज होते होते एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका nth टर्म आ जाएगा जो होगा वो नेगेटिव। तो यानी कि इसका जो nth टर्म है वो nth टर्म लेस देन 0 है। लेस देन क्या है गाइज, 0। और nth टर्म को हम लिखते क्या है, तो nth टर्म को हम तो लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी nth टर्म अगर लेस देन 0 है तो ये पूरा टर्म डेफिनेटली लेस देन 0 होगा ना। तो चलिए अब इसमें a का वैल्यू पुट करिए। तो a था 201, यहाँ पे 201 इज द फर्स्ट टर्म, है ना। उसके बाद प्लस n हमको नहीं पता है तो n रहने दीजिए, n-1। डिफरेंस देखिए कितने का गाइज, 9 का डिफरेंस है, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये प्रोग्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो इतना इंटू -9 इज लेस देन 0। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 201 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस हो गया 9 इंटू n-1 जो कि होगा लेस देन 0 गाइज। अब 201 को क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ट्रांसपोज कर लेंगे तो हो जाएगा -9 n-1 ओके इज लेस देन -201, ऐसा हो जाएगा गाइज। अब जैसे ही ये बनेगा तो आप इसमें से माइनस नेगेटिव काटोगे, लेकिन जैसे ही काटोगे आप इस बात का ध्यान रखना कि सिंबल हो जाएगा चेंज। अब कहोगे क्यों, देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। जैसे 3 अगर ग्रेटर है 2 से तो हम इसको ऐसे लिखे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखो अगर मैं माइनस लगा दूं तो -3 क्या ग्रेटर होगा -2 से, कभी नहीं। यानी जैसे ही माइनस लगता है या माइनस कटता है तो ये सिंबल क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। सिंबल क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। तो बस वही काम यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर आप माइनस माइनस दोनों साइड से काटते हो तो सिंबल चेंज कर देना। तो 9 इंटू n-1 सिंबल हो गया चेंज, इधर बन गया 201, यानी अब ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। अब ग्रेटर देन की क्वांटिटी में, यानी कि n-1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 201/9, जो कि अप्रोक्सीमेट आता है कितने टाइम में, देखो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो लगभग ये 22 टाइम में आ जाएगा गाइस। कितने टाइम में आ जाएगा, लगभग 22 टाइम में। तो n ये देखना ये लगभग ही आएगा, कभी ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रहे। क्योंकि मुझे कहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनाने, तो नेगेटिव टर्म में एग्जैक्टली नेगेटिव टर्म कहाँ पे आना है ये तो हमको नहीं पता। हम तो यहाँ 0 इमेजिन करके चले थे, है कि नहीं, कि 0 से लेस हो गया तो नेगेटिव हो गया। 0 से लेस 1 भी नेगेटिव है, 0 से लेस -2 भी नेगेटिव है, 0 से लेस -3 भी नेगेटिव है, इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं देगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ कभी कभी हो भी सकता है किसी किसी क्वेश्चन में। अब -1 को इधर फाइनली ले आओ तो n मस्ट बी ग्रेटर देन 23। तो 23 टर्म्स के बाद जो भी टर्म्स आएंगे वो इसका क्या हो जाएगा गाइज, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, जो चौथा टर्म है एपी का वो है 0। कितना है गाइज,
0, फोर्थ टर्म है 0। प्रूव करना है कि जो 25th टर्म होगा वो 3 टाइम्स होगा 11th टर्म का। तो पहले तो देखिए फोर्थ टर्म अगर 0 है तो क्या हम इसको लिख दें a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। फोर्थ टर्म 3d हो जाएगा गाइस। फोर्थ टर्म जो चौथा टर्म होता है उसमें डिफरेंस एक कम करके लिखते हैं, यानी कि 3 करके लिखते हैं। तो यहां से बन गया मेरा a इज इक्वल टू -3d, ऐसा बन गया गाइज। ये एक रिलेशन मिल गया। अब जो प्रूव करना है वो देखिए क्या है। प्रूव करना है प्रूव करना है कि 25th टर्म जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म होगा, 3 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म होगा। ये टू प्रूव है, टू प्रूव ये करना है। तो चलिए इसमें से LHS निकाल लेते हैं। तो LHS हो जाएगा हमारा a प्लस 24d, 25th टर्म है तो 24d हो जाएगा। तो 24th टर्म है, इसको मुझे ऐसा कुछ बना देना है 3 टाइम्स ऑफ द टर्म 11, ऐसा कुछ मुझे बना देना है। तो हम क्या करेंगे गाइज, इसमें से टर्म 11 लाने के लिए यहां से 12d को हटा लेंगे। क्या कर लेंगे, यहां से 12d को हटा लेंगे, या 12d को यहाँ पे लाना चाहेंगे ताकि टर्म 11 आ जाए। यानी कि मुझे ये जो लाना है, ध्यान से देखो यहाँ क्या लाना है, 3 टाइम्स ऑफ टर्म 11। और टर्म 11 क्या होता है, टर्म 11 होता है a प्लस 10d होता है। क्या होता है गाइज, a प्लस 10d होता है। तो ऐसा टर्म मुझे लाना है ओवरऑल। तो ये तो तभी आएगा ना जब यहाँ 3a हो जाए। अभी तो 3a है नहीं, हमको यहाँ 3a बनाना है किसी भी तरह। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास a प्लस 24d है गाइज, हमको इसे 3a बनाना है। तो 3a बनाना है तो हमको 2a इसमें ऐड करना होगा और 2d इसमें से 2a घटाना भी होगा। तो हम क्या किए, हम लिखे a प्लस 24d प्लस किए 2a और फिर माइनस कर दिए 2a। ठीक है, ये LHS समझिए लेके के चल रहे हैं, हमको RHS यानी ये वाला टर्म ला देना है। तो अब ये a अगर हम 2a के साथ ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3a प्लस 24d, और इधर जो -2a है इस a का वैल्यू हम यहां से लाके रख देंगे। तो यहां से वैल्यू देखिए क्या मिलता है, -3d मिलता है। तो यहाँ पे हमने रख दिया -3d। अब -3d को तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24d और ये हो जाएगा प्लस में 6d हो जाएगा गाइज। अब 6d इससे ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3a, अब प्लस ये 30d, 24 प्लस 6 30 होता है। अब कर लो 3 को कॉमन, तो देखिए क्या बच जाएगा, a प्लस 10d। तो 3 तो 3 है और a प्लस 10d को क्या कहते हैं, टर्म 11। तो देखिए क्या RHS आ गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, कई बार आप यहाँ पे देख लेना पहले ही कि आपको लाना क्या है, इससे आपको आसान होगा सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। 2 डिजिट्स जितने भी नंबर हैं, कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल हैं 6 से। तो गाइज 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है और जाता है कहाँ तक, 99 तक, लेकिन हमको 6 से डिविजिबल लेना है। तो 6 से डिविजिबल पहला जो नंबर यहाँ पे स्टार्ट होगा तो 10 के बाद आगे बढ़ते हुए 12 होगा, फिर उसके बाद 18 होगा गाइज 6 से डिविजिबल वाले। और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला जो होगा 96 होगा, 16 छक 96, 96 6 से कटने वाला होता है। उसके बाद तो कोई कटने वाला होता नहीं। इसी में आपको नंबर्स निकालना है, हाउ मेनी कि ये टर्म्स कितने हैं, ये नंबर्स आपको निकालना है, यानी n निकालना है। तो कुछ नहीं करना है गाइस, टर्म n का फॉर्मूला फिर से लगाइए, a प्लस n-1 इंटू d, है ना। तो टर्म n है मेरा 96, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 12 प्लस n-1 नहीं पता है, रहने दीजिए, और डिफरेंस है 6 का। अब इसको 12 को इधर भेज दीजिएगा इस, ताकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो 96 माइनस 12 कर लेंगे जो कि आता है 84। तो 84 इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 6। 6 से इसको काट दीजिए, 14 टाइम में कट जाएगा। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 14 और ये वाला 1 कैरी होके इधर 15, यानी n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। 15 टर्म्स ऐसे होंगे गाइज जो 6 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो ऐसे बस कैलकुलेट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर फाइंड करिए बिटवीन 101 to 999 विच आर डिविजिबल बाय द बोथ 2 and 5। 2 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो। तो अगर दोनों से मैं डिविजिबल कह रहा हूं कि 2 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए, इसका मतलब कितना से होना चाहिए? 10 से होना चाहिए, 10 से डिविजिबल रहेगा कोई भी नंबर तो 2 से भी ऑफ कोर्स होगा, 5 से भी ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि 2 and 5 बोथ कहा गया है। ओके, तो 2 and 5 बोथ से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा पहला नंबर 101 के बाद बिटवीन कहा गया है, तो 101 के बाद सबसे पहला नंबर 110 होगा, और सबसे आखिरी नंबर इधर चलते चलते जो होगा वो होगा 990 होगा गाइस, जो 10 से डिविजिबल होगा। इसके बाद का टर्म यहाँ हो जाएगा 120, 130, ऐसे चलते चला जाएगा। फिर से वही टर्म n का फॉर्मूला, टर्म n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टर्म n है 990, a है 110 प्लस n आपको नहीं पता है, n माइनस 1 कर दो, और डिफरेंस हो जाएगा कितने का? 10 का डिफरेंस है 10। अब देखो इसको इधर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए भेजेंगे, प्लस में है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके बच जाएगा 880 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। 10 से ये कैंसिल आउट करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 88 प्लस 1, ये वाला 1 कैरी होके, यानी n का वैल्यू क्या आ गया गाइज? 89। तो 89 ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल होंगे, इतना और इतना के बीच में। तो देखिए कैलकुलेट करने का कोई बहुत डिफिकल्ट तरीका नहीं, बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत अटपटा सा लगेगा, लेकिन आप ध्यान से जब उसको समझोगे तो बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक लगेगा गाइज आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर देयर इन दिस सो दैट द देयर सम इज 0। सम 0 वाला एक बार और मैंने बताया था पिछले दिन जब समेशन का मैं फार्मूला बता रहा था, और यहाँ पे देखिए 2016 में ये पूछा हुआ भी है ऑलरेडी आपको, तो 2016 में आपने इसको बनाया है, 2016 में आया है क्वेश्चन, तो हो सकता है फिर आए, इसलिए मैंने गाइज ऐसे ही क्वेश्चंस को आपके लिए सेलेक्ट करके लाया जिन क्वेश्चंस को ऑलरेडी सीबीएसई ने पूछा है, पहले ऑलरेडी इसको क्वेरी किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ही हम आपके लिए उठा करके लाए हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। इनका सम 0 करना है, यानी एस एन का वैल्यू 0 करना है, और एस एन इज इक्वल टू होता क्या है? होता है n बाई 2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है गाइस। सम 0 करना है, 0 इज इक्वल टू हो गया n बाई 2 इंटू 2a, a का वैल्यू हो गया 65 क्योंकि पहला टर्म है 65, और 2 इंटू 65 हो गया 2a की जगह पे, फिर हो गया यहाँ पे n माइनस 1, और डिफरेंस देख लीजिए कितने का है? 5 का है, यानी कि -5 का। क्यों -5? क्योंकि ये डिक्रीजिंग टर्म में है तो 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए ऐसे किया। अब n बाई 2 को क्या करेंगे गाइज? इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे डिवाइड में, तो फाइनली वो 0 ही बन जाएगा। इधर हो जाएगा 65 2 130, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके -5, और उसके बाद n माइनस 1। अब 130 को इधर भेज दीजिए तो -130 इज इक्वल टू -5, n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल करिए, 5 से इसको कैंसिल आउट करिए, कितने बार में? 26 टाइम में, है ना? 26 टाइम में हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस 26, और ये इधर आएगा 1, यानी कि n का वैल्यू आ गया 27। तो 27 ऐसे टर्म्स होंगे इसमें, इस एपी में, जिनको अगर मैं ऐड करूं तो ऐड करने के बाद उनका सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना? तो देखिए क्वेश्चंस कैसे बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, बस आपको जरूरत इस बात की है कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट करके रखिए, है ना? कॉन्सेप्ट सेट रहेगा तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है यहाँ पे, डिटरमाइन द एपी हुज फोर्थ टर्म इज 18। फोर्थ टर्म कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। ओके, and the difference of the 9th term from the 15th term is 30। डिफरेंस जो होना चाहिए 9th टर्म और 15th टर्म का, वो कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो एपी का फोर्थ टर्म आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द एपी, एपी निकालना है जिसका फोर्थ टर्म ये है,
तो फोर्थ टर्म है यानी वो a प्लस 3d रहा होगा। a प्लस 3d इज इक्वल टू 18 हमने लिख लिया। a प्लस 3d का वैल्यू हमने क्या लिख लिया, 18 लिख लिया क्योंकि गिवन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a प्लस 3d 18 है। अब हम लोगों को आगे जो देखना है वो देखिए, डिफरेंस ऑफ नाइन्थ टर्म फ्रॉम 15 टर्म, यानी 15वां टर्म में से नाइन्थ टर्म को अगर डिफर करते हैं तो ये आता है 30। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब ये भी गिवन है तो हम लोग इसका हेल्प लेंगे। तो a प्लस 15th टर्म को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 14d लिखा जा सकता है। नाइन्थ टर्म को क्या लिखा जा सकता है, नाइन्थ टर्म को a प्लस 8d लिखा जा सकता है, लेकिन इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा, a माइनस 8d हो जाएगा इज इक्वल टू 30। a से a कैंसिल हो जाएगा गाइज। यहाँ 14d माइनस 8d सब्ट्रैक्ट कर लो तो 14d माइनस 8d हो जाएगा 6d। 6d इज इक्वल टू 30, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 5। डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। अब अगर डिफरेंस 5 आ गया तो इस पहले इक्वेशन में पुट कर दो, a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 5 जो कि था 18। तो यहाँ से a निकल जाएगा 18, 3 5 जा 15, इधर भेज दो -15 यानी कि 3। तो a वैल्यू निकल गया 3, डिफरेंस निकल गया 3। तो अब रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड AP हो जाएगा 3, फिर 3 प्लस 5 8, फिर 8 प्लस 5 13, फिर 13 प्लस 5 18 एंड सो ऑन। इजिली देखिए AP कैलकुलेट हो गया, AP डिटरमाइन हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका था द सम ऑफ द 5th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP इज 30 इफ द 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ द 8th टर्म फाइंड द AP। तो 25th टर्म जो है वो है 3 टाइम ऑफ 8th टर्म, यानी हम इसको कह सकते हैं a प्लस 24d जो होगा गाइज वो होगा मेरा 3 इंटू टर्म 8 यानी a प्लस 7d, इसके 3 टाइम के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। और इतना के अलावा दूसरी बात कहा है कि सम ऑफ 5th टर्म एंड 9th टर्म। तो 5th टर्म यानी a प्लस 4d और इसका सम किसके साथ, 9th टर्म के साथ यानी a प्लस 8d, ये दोनों मिला के है 30। यानी इधर से देखिए ये हो गया 2a और 8 और 4 यानी कि 12d इज इक्वल टू हो गया 30। 2 कॉमन कर लो गाइस तो हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 15। और यहां से जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a प्लस 24d इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 3a प्लस 7 3 जा 21d। इसको एक तरफ ले आते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा 2a और ये 24 इधर कर लेते हैं तो -3d इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो इक्वेशन बन गया और आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप सीखे ही होंगे। दोनों इक्वेशन को लेके लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन करने के लिए पहले तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि, या फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो किसी भी एक में, ताकि आपको कोई ना कोई टर्म कैंसिल हो सके। चलिए हम इसी में कर देते हैं। तो इसमें करेंगे गाइज तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा 2a प्लस ये 12d और इज इक्वल टू 30, ये बन के आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। ये देखिए 12 एंड 3 मिला करके हो जाएगा कितना, -15d और इसके बाद यहाँ आ जाएगा 30। तो माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे और माइनस कैंसिल करने के बाद d निकाल लेंगे तो d का वैल्यू आ गया 2 कैलकुलेट होके आ गया। अब d आ गया तो ऑफकोर्स a निकल ही जाएगा, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 यानी a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइज, 3। तो ऐसे हम लोग बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है फिर इसी तरह, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये कुछ कोई फॉलोइंग एपी है इस तरह का, इस एपी का मिडिल टर्म निकालना है। तो पहले तो इसमें टर्म्स कितने हैं आपको ये जानने होंगे, जब तक टर्म्स नहीं पता रहेगा मिडिल टर्म हम कहां से निकाल सकते हैं। तो इसमें टर्म्स कितने हैं ये निकाल लेते हैं, यानी n का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं गाइस। तो n का वैल्यू निकालने के लिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ है 58 इज इक्वल टू a यानी कि -6 प्लस n -1 इंटू डिफरेंस देखिए कितने का है, -2 -6 यानी कि 4 का, तो 4 लिख दीजिए।
-6 को इधर भेजिए, प्लस हो जाएगा तो 58 + 6 बन जाएगा 64 इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 4 से इसको कैंसिल कर लो 16 बार। n इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज 16 + 1 हो जाएगा ये, यानी n का वैल्यू आ गया 17, यानी कि जो कि है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर अगर है गाइज तो इससे मिडिल टर्म जब भी निकालना होगा तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1/2th टर्म हो जाएगा इसका मिडिल टर्म। तो n+1 यानी कि 17 + 1/2th टर्म यानी 18/2th टर्म यानी कि 9th टर्म। 9th टर्म जो होगा ये इसका मिडिल टर्म होगा। अब 9th टर्म निकाल दो, हो गया आंसर। तो 9 टर्म यानी a + 8d निकालना होगा आपको। a है -6 और 8d यानी 8 और इनटू डिफरेंस, तो डिफरेंस आपको बता ही दिया था मैंने 4 का है, तो 4 कर दो तो -6 और 8 4 = 32 हो जाएगा इधर, यानी कि ओवरऑल ये आ गया 26 विल बी द आंसर। इसका मिडिल टर्म जो होगा गाइज वो क्या रहेगा, 26 रहेगा। तो ऐसे देखिए मिडिल टर्म का भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आज के स्लॉट का ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आज के एपी के क्वेश्चन टाइम का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन कि द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। जो 13th टर्म है यानी T13 ये है 4 टाइम ऑफ T3, टर्म थर्ड का 4 टाइम है 13th टर्म। एंड इफ इट्स 5th टर्म इज 16, 5th टर्म जो है 5वां टर्म वो है 16। तो आपको फाइंड करने का रहा है सम टू द फर्स्ट 10 टर्म, यानी S10 तक का वैल्यू आपको निकालने कहा जा रहा है गाइज। तो टर्म 5 अगर 16 है यानी a + 4d जो है वो 16 है, ध्यान रखिएगा। इधर से रिलेशन निकाल लें 13, तो a प्लस कितना हो जाएगा 12d इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ टर्म थर्ड, यानी a + 2d का 4 टाइम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो a + 12d इज इक्वल टू हो जाएगा 4a + 4 2 = 8d, यानी कि एक तरफ ले आया जाए तो 3a सब्ट्रैक्ट करके इधर 12d यानी 4d इज इक्वल टू 0। इसको ला करके यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये है a + 4d इज इक्वल टू 16। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए तो d वाला टर्म कैंसिल, 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 16, तब a इज इक्वल टू आ जाएगा 4। a देखिए निकल गया, a निकल गया तो यहाँ से पुट करिए फिर से वापस इसमें d निकाल लीजिए। तो a 4 + 4d इज इक्वल टू 16 किया मैंने गाइज, तो 4d इज इक्वल टू हो जाएगा 12, इधर लेकर के 12 हो जाएगा। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, डिफरेंस भी निकल गया, a निकल गया। अब S10 निकाल सकते हैं क्या, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d इसका फार्मूला होता है। चलिए लगा लीजिए और लगा के निकाल लीजिए। n का वैल्यू 10 है तो 10/2 यानी कि 5 हो गया, इंटू 2a तो 2 और a का वैल्यू था 4 यानी 2 × 4 हो गया गाइज, प्लस n-1 यानी 9, 10 - 1 9, और d डिफरेंस 3 का डिफरेंस है। क्या हो जाएगा देखिए 5 and 2 4 = 8, इधर 9 3 = 27 और 8 को ऐड कर दो 35 इंटू ये 5 5 5 = 25, 2 कैरी 5 3 = 15 and 2 175। दिस इज द आंसर। देखिए कितने इजीली सॉल्व हो जाते हैं आंसर्स। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है गाइज, बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली अगर बस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप माइंड में सेट कर लेते हो, कॉन्सेप्ट को सेट कर लेते हो, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइज, हाँ तो गाइज देखिए इस तरह से हम लोगों ने आज डिस्कस किया लगभग 10-12 क्वेश्चंस एपी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया और इन फ्यूचर भी और इसी तरह से करते भी रहेंगे, है ना। तो आपको भी घर पे इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट मैं देते ही जा रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करो खूब सारा, और प्रैक्टिस करके जो है आप इन सारे चीज़ों को माइंड में सेट रखो और टर्म 2 का अच्छा से अच्छा तैयारी करो गाइज, अच्छे मार्क्स लाओ, है ना। दैट्स ऑल। बाकी तो आपके साथ मेरा गुड विशेज है ही, और आप इसी गुड विशेज के साथ थोड़ा सा वीडियो को कर दो लाइक,
फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर एंड चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।